नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। शुक्रवार दोपहर को उनके हार्ट में भी समस्या होने के कारण तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और जिसके बाद देर रात उनका निधन हो गया। बीते 2 अगस्त को अपने घोड़ाबांधा स्थित पैतृक आवास में ब्रेन हैमरेज के कारण बाथरूम में गिरने से मंत्री रामदास सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल आनन फानन में एयर एम्बुलेंस के जरिए जमशेदपुर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वे पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2009 में निर्वाचित किए गए थे। पहली बार 3 बार के लगातार विधायक रहे कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचो को हराकर वे विधानसभा में पहुंचे थे और इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के लक्ष्मण टुडू से हार गए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में जीतकर वापसी की थी और उस समय कुछ समय के लिए उन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में मंत्री का पदभार मिला था और इसके बाद रामदास सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव जीते थे और इस बार वे झारखंड सरकार में स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री पद को संभाल रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चर्चित नेता और कैबिनेट मंत्री रामदास सोरेन की राजकीय सम्मान के साथ आज रांची स्थित विधानसभा परिसर में अंतिम विदाई दी गई। इस दुखद अवसर पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्य के तमाम मंत्री और विधायकों के बीच शोकाकुल माहौल देखने को मिला है और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद महुआ मांझी समेत कई नेतागण ने पुष्प चक्र अर्पित कर शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन के निधन पर प्रदेश कांग्रेस के भी गहरे सदमे में डूबी हुई है। दिवंगत मंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेमरा से निकलते वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जब पत्रकारों के बीच उनसे जुड़ी पुरानी यादें साझा की हैं, वो काफी भावुक हो गए और बोलते हुए उनकी जुबान भी लड़खड़ाती हुई नजर आई। श्री रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। न केवल शिक्षा जगत में बल्कि पूरी झारखंड के लिए बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बड़ी क्षति है। उस कमी को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, रामदास सोरेन जी मेरे बगल में बैठते थे विधानसभा में और हमेशा हम लोग आदान प्रदान करते थे। कभी कुछ पूरक प्रश्न आता था तो कहीं कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं अटैक करता था, मैं जवाब देता था और जब कभी कभी वो नहीं आ पाते थे तो मुझे कहते थे इरफान साहब आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो अच्छा लगता था। हम बता दें आप सबको कि हम लोग एक दिल दो जान हैं। हम ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हेमंत जी को और शक्ति दे और मजबूती होकर उभरे और दूसरा गुरु जी बने हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद झारखंड की राजनीतिक गलियों में अब मातम छा सा गया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इस दुख की घड़ी में अपना भाव प्रकट करते हुए ये कहा है कि राज्य के लिए ये बेहद कठिन समय है। आज माननीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का अंतिम अंत्येष्टि जो प्रक्रिया वो है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जो विचार है उनको अपने कामों में आत्मसात करने की संकल्प भी करते हैं। एक और भी बहुत दुखद जानकारी आप लोगों को भी मिली होगी। हम लोगों के साथी मंत्री शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का देहांत हो गया है और यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जमशेदपुर जा रहे हैं।
झारखंड सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आज सुबह झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया है, जहां पर राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने दिवंगत नेता को पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उपायुक्त ने अपने शोक संदेश में ये कहा है कि रामदास सोरेन जी का असामयिक निधन झारखंड राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ ही मंजूनाथ भजंत्री ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुखद घड़ी में धैर्य व शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता दिवंगत रामदास सोरेन के निधन पर एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। चौवालीस साल तक झारखंड का सक्रिय राजनीति में रहने वाले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 13 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझते हुए बीती रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पहचान न सिर्फ एक राजनेता के रूप में थी, बल्कि एक आंदोलनकारी और समाज सेवी के रूप में भी उभर कर सामने आई थी। वो नेता जिन्होंने 4 दशक से अधिक लंबा समय राज्यवासियों की सेवा में लगा दिया, जिन्हें एक जमीनी नेता के रूप में जाना जाता था, और सोरेन आदिवासी समुदाय का वरिष्ठ चेहरा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा टाइगर नाम भी मिला था। रामदास सोरेन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उतने ही चर्चित थे जितने आम जनमानस के बीच में थे। आपको बता दें कि दिवंगत नेता का जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोराबंद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले घोराबंदा पंचायत के ग्राम प्रधान के तौर पर शुरू की थी। 1980 से ही झामुमो से जुड़ने वाले रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में एक बनने के लिए काफी मेहनत भी की थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा को विस्तार करने में रामदास सोरेन का भी एक बड़ा योगदान है। माना जाता है कि झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, सुनील महतो, सुधीर महतो, अंजुन मुंडा के साथ उन्होंने भी काफी संघर्ष किया। उनके नाम का बॉडी वारंट तक निकाला गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में आज संस्कार भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर से कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद के आनंद, योग गुरु बाबा रामदेव नेमरा पहुंचे और संस्कार भोज में शामिल हुए। इसके अलावा राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग भी नेमरा पहुंचकर दिशोम गुरु को उनके भोज में शामिल हुए हैं। झारखंड राज्य निर्माता झामुमो के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए उनके जन्म स्थान नेमरा गांव के आवास में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुबह से ही लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा था। सुबह से ही बड़े बड़े कद्दावर नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारियों का भी आवागमन लगा रहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी लोगों के लिए पार्किंग एरिया से श्रद्धांजलि सभा स्थल तक ले जाने के लिए टेम्पो वाहनों की तैनाती की गई थी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए लगातार लोगों का आवागमन जारी है। अगस्त को दिवंगत शिबू सोरेन का दशकर्म को विधान पूर्वक संपन्न किया गया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन सहित परिवार के सभी पुरुष सदस्यों ने बाल
मुंडन कराया है। इस मौके पर पिता को याद कर मुख्यमंत्री की आंखें भी नम हो गई। वो अपनी आंसू किसी तरह से छुपा नहीं पाए। इस दुखद घड़ी की तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे, पत्नी और परिवार के सदस्य बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। तो वहीं झारखंड की राजधानी में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन सीएम के बिना ही हुआ। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के अपने पैतृक गांव नेमरा में ही श्राद्ध कर्म वाले कपड़ों में झंडारोहण किया है, और जहां स्थानीय ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि चाईबासा से ये खबर आ रही है हमारे पास में, चाईबासा में मुठभेड़ हुई है। चाईबासा में झारखंड पुलिस की ये कार्यवाही अभी भी जारी है। इसमें भगदड़ मच गई है और कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। झारखंड के चाईबासा जिले के प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस की कार्यवाही में एरिया कमांडर अरुण उर्फ नीलेश मकदम को एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, मैगजीन, नक्सली पर्चा एवं अन्य दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। जानकारी मिली है कि सुरक्षा बलों की इस कार्यवाही से नक्सलियों में भगदड़ भी मच गई है और कई नक्सलियों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। जितने भी नक्सली हैं जो कि अभी डिफरेंट एरियाज में घूम रहे हैं, उन सबों से ये अपील है कि आप लोग सभी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें और आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। अन्यथा जो हर्ष आज ये अरुण मटकम का हुआ है, यही हर्ष किसी न किसी दिन दूसरों का होगा। इस इनकाउंटर के बाद जैसी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नक्सली घायल भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग दस्ता छोड़कर भाग भी गए हैं। तो आप लोग फ़ायदा उठाएं, जो भी नज़दीकी जो भागे हुए हैं, जैसे नक्सल जिनको कि अभी अब दोबारा नहीं जाने की इच्छा है, आप सभी मुख्य धारा में शामिल हों। झारखंड पुलिस आपको जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी है झारखंड सरकार की, उसके अनुसार जो भी फ़ायदा होगा वो देगी। आप पुलिस से कांटेक्ट करें और किसी प्रकार का आपको कोई लॉस नहीं होगा, आप आ जाएं। अन्यथा किसी न किसी दिन एनकाउंटर में आप मारे जाएंगे। और ये क्लियर कट मैसेज सभी नक्सली, चाहे वो अनल हो, चाहे वो मिसिर बेच रहा हो, चाहे वो कोई नया काडर हो, उसके लिए मैसेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी घोषणा की है, जिससे बेरोजगार युवाओं को अब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत क्या क्या निर्णय लिए गए हैं हम आपको बताते हैं विस्तार में। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज यानी इंटरेस्ट सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 2 गुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये एक बड़ा तोहफा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र पार्क पटना में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बताया है कि कल से कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं।
ये यात्रा सासाराम से शुरू की जाएगी। लगभग 16 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 25 जिलों को भी कवर किया जाएगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि जब SIR की शुरुआत हुई थी उस समय सभी इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिले थे। उस दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि 20% मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे, जबकि प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर लगभग सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन 2 पार्टियों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब SIR का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर्स अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी। बिहार में रविवार से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आएंगे। यात्रा से पहले ही राज्य की सियासत गर्मा चुकी है और भाजपा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कार्यक्रम अब केवल यात्राओं तक ही सीमित रह गया है। पदयात्रा, वोट अधिकार यात्रा, आयोग को गाली देना, ये सब संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली गतिविधियां हैं। राज्यसभा सांसद संजय यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है और भाजपा के निर्देश पर काम कर रहा है। संजय यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को मानते हुए 65 लाख मतदाताओं की सूची वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है, जो आंशिक जीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया और कहा कि उनके भाषण में आत्मविश्वास की कमी झलकती है और उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। संजय यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विफल रही है और बिहार को उसका हक नहीं मिल रहा है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान देते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का जो सवाल उठाया है वो अब पूरे देश के लोगों ने जान लिया है। लोकतंत्र में जनता के वोट के अधिकार की डकैती की जा रही है और चुनाव आयोग मौन है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शामिल होंगे। ये यात्रा 16 दिनों की होगी और पूरे संकल्प के साथ निकाली जाएगी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइबर सतर्क कार्यक्रम में भाग लिया है और SBI द्वारा संचालित साइबर सतर्कता को रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों का भ्रमण कर आम जनता को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करेगा। रथ के साथ कला जत्था भी लोगों को जागरूकता का संदेश देगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में काम तो आसान हुआ है, लेकिन ठगी और अपराध के नए तरीके सामने आ रहे हैं, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल टेक्निक के कारण हम सभी लोगों का जीवन बहुत सहज हो गया है, आसान हो गया है, तेज भी हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग साइबर ठगी के भी शिकार हो रहे हैं।
और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अपने CSR मद से आज ये साइबर सतर्कता रथ का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर हमारे बैंक के सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, DGM सिन्हा जी हैं और सारे अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों का भी। रायपुर शहर में चाकूबाजी और लूट पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस बेबस हो चुकी है। गृह मंत्री केवल मीडिया को बाइट देने में मस्त हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दिन दहाड़े शहर के हृदय स्थल कांपा में लूट हो जा रही है। आप सुबह घर से निकले तो ये स्थिति होती है कि आप घर सुरक्षित लौटेंगे या नहीं, इसका भी पता नहीं होता। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अब पुलिस विवश हो चुकी है और सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। राजधानी में ही, राजधानी के हृदय स्थल कांपा में दिन दहाड़े व्यापारी को 15 लाख रुपए लूट लिया गया, चाकू मार दी गई। डिलीवरी बॉय को चाकू मार दिया जाता है। ये क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर क्या रहे हैं? लगातार प्रदेश में इस समय भयावह स्थिति बन चुकी है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। घर से निकलने के बाद घर आप सुरक्षित वापस आएंगे, इसकी गारंटी नहीं। कौन सिरफिदा, कौन नशेबाज आपको किस चौक पर रोक के चाकू मार दे, कहा नहीं जा सकता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि पुलिस का रसूख, पुलिस का इकबाल लगभग खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ मीडिया को बयानबाजी देने में व्यस्त है। दुर्ग पुलिस ने एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में त्वरित एवं सटीक कार्यवाही करते हुए 9 महीने के मासूम बच्चे की अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने पटना, बिहार से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी को पहले ही कोंडागांव से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। दुर्ग पुलिस ने 9 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में बिहार से 4, कोंडागांव से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ किए तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए इनका एक गिरोह है, जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। तो उस जगह तक पहुँचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और प्रार्थिया का रिश्तेदार है, उसको पकड़े। गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी माँ को उसको सुपुर्द किया। बात करें कि महाराष्ट्र के मुंबई के विक्रोली में भूस्खलन से एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा रात के करीब 2 बजे 39 मिनट पर हुआ है, जब मुंबई के विक्रोली वेस्ट में वर्षा नगर की जन कल्याण सोसाइटी में रहने वाला मिश्रा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। ये इलाका पहाड़ों से सटा हुआ है और मानसून की बारिश ने मिट्टी को पहले से ही कमजोर कर दिया था। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। पहाड़ी से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर फिसलकर नीचे की ओर गिरने लगे। पलक झपकते ही एक बड़ा हिस्सा सीधा सुरेश मिश्रा के घर पर आ गिरा। मलबे के नीचे दबकर घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और वार्ड स्टाफ को खबर दी है। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों को बाहर निकाला गया है, जो कि गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से 2 अभी भी घायल अवस्था में हैं और 2 को अस्पताल ले जाने के दौरान ही मृत घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। बोतनी के पास राज्य महामार्ग पर सोयाबीन से भरा ट्रक अचानक आग की लपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रक और उसमें भरी लाखों की सोयाबीन की सामग्री राख हो चुकी है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। घटना से हाईवे पर कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंची
पांढरकवाड़ा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, वहीं पुलिस ने पंचनामा कर यातायात बहाल कराया है। बात करेंगे पंजाब की। पटियाला के एक स्ट्रीट क्लब में डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है। 4 युवक थे जिन्होंने गोलियां चला दी हैं, जिससे एक बाउंसर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना तब हुई जब क्लब के बाउंसर ने युवकों को बताया कि डीजे का समय खत्म हो चुका है और इसलिए अब म्यूजिक नहीं चलेगा। इस बात से नाराज होकर उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। युवक ने कुल 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 बाउंसर के हाथ और पीठ में लगी है और घटना के बाद चारों युवक मौके से फरार हो गए हैं। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।